एक बार की बात है, किशनगंज नाम के एक छोटे से शहर में विवेक अपनी माँ सुमित्रा के साथ रहता था। विवेक के पिता की बहुत सालों पहले ही मृत्यु हो गई थी। पिता के मृत्यु के बाद से विवेक ने पूरे घर को संभाल रखा था। अब वो एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन चुका था। एक बार की बात है, विवेक अपनी गाड़ी में बैठकर ऑफिस से घर आ रहा था। रात का समय था और बहुत तेज बारिश हो रही थी। तभी अचानक से विवेक की गाड़ी के आगे एक लड़की आ जाती है। विवेक एकदम से ब्रेक लगाता है, लेकिन फिर भी वो लड़की विवेक की गाड़ी से टकराकर बेहोश हो जाती है। उसके पीछे बहुत सारे लोग हथियार के साथ भाग रहे थे। विवेक कहता है, कौन हो तुम लोग और इस तरह बेचारी एक लड़की के पीछे क्यों पड़े हुए हो? तभी गांव का एक आदमी कहता है, अरे मालिक, आपको पता नहीं है, ये लड़की नागिन है, इच्छाधारी नागिन। हम इसको मारे बिना यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। आप हमारे रास्ते से हट जाइए। कोई इस लड़की को छूकर भी दिखाए, मैं उसको फोड़ डालूंगा। उसके बाद विवेक उन आदमियों से मारपीट कर लेता है और उनको बहुत पीटता है। उसके बाद वो उस लड़की के पास आता है। दरअसल उस लड़की का नाम आयशा था। ओहो, इसकी तो बहुत हालत खराब है, इसको घर ले जाता हूँ। विवेक आयशा को घर ले आता है। थोड़ी देर बाद आयशा को होश आ जाता है। वो आंखें खोलती है तो उसके सामने विवेक और उसकी माँ खड़े थे। विवेक की माँ कहती है, कैसी हो बेटी? ठीक हूँ माँ जी। तुम्हारा नाम क्या है बेटी और तुम कहाँ रहती हो? मेरा नाम आयशा है माँ जी, और मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। इतना कहते कहते आयशा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तब विवेक की माँ कहती है, रो मत बेटी, इसे अपना ही घर समझो और आराम से रहो। अब तक तुम भले ही अनाथ रही हो, पर अब तुम अनाथ नहीं रहोगी। इतना कहकर विवेक और उसकी माँ कमरे से बाहर चले जाते हैं। फिर आयशा पर तरस खाकर विवेक की माँ विवेक से कहती है, बेटा, लड़की अनाथ है, अब क्या करे? न हम इसे अकेला छोड़ सकते हैं और न हम इसे अपने घर में रख सकते हैं। लेकिन क्यों माँ? बेटा, एक जवान लड़की को अगर हम अपने घर में रखेंगे तो समाज को, अपनी बिरादरी को क्या जवाब देंगे? तो फिर अब क्या करें माँ? विवेक के इस सवाल पर उसकी माँ सोच में पड़ जाती है और कुछ देर सोचने के बाद कहती है, बेटा, लड़की दिखने में तो बहुत रूपवती है और बातचीत से गुणवती भी लगती है। अगर तू चाहे तो मैं इसे अपने घर की बहू बना लूं। अगर तुझे लड़की पसंद है तो मैं ये कदम उठा सकती हूँ। ठीक है माँ, मुझे लड़की पसंद है, मैं इससे शादी करने के लिए तैयार हूँ। आप एक बार आयशा से पूछ लीजिए। विवेक की माँ आयशा से पूछती है। आयशा भी शादी के लिए हाँ कर देती है। उसके बाद कुछ ही दिनों में विवेक की माँ आयशा और विवेक की शादी करवा देती है। शादी के कुछ दिनों बाद ही विवेक की माँ को अपने घर के बाहर एक सांप नजर आता है। अरे सांप, ये तो बहू के कमरे में घुस रहा है। ये कहते हुए कमला भागते हुए घर के अंदर जाती है और आयशा के कमरे का दरवाजा खटखटाते हुए बोलती है, बहू, बहू, दरवाजा खोल बहू, तू ठीक तो है ना? आयशा दरवाजा खोलती है और कहती है, क्या हुआ मम्मी जी, आप इतना परेशान क्यों लग रही हैं? मैंने देखा खिड़की के रास्ते अभी तेरे कमरे के अंदर एक बहुत बड़ा सांप घुस गया है। मैंने अपनी आँखों से देखा है। लेकिन मम्मी जी, मैं तो कब से कमरे में बैठी हूँ, मैंने किसी भी सांप को कमरे के अंदर घुसते हुए नहीं देखा। आयशा की ये बात सुनकर कमला अपने मन में सोचती है, मैंने तो अपनी आंखों से देखा था उस सांप को बहू के कमरे में घुसते हुए। फिर वो सांप कहाँ गायब हो गया और वो बहू को क्यों नहीं दिखाई दिया? उस दिन के बाद से कमला को घर के अंदर कई बार सांप दिखाई देता है। वो सांप कोई और नहीं बल्कि उसकी बहू ही हुआ करती थी। धीरे धीरे कमला को आयशा पर शक होने लगता है। मैं कितने दिन से घर के अंदर सांप देख चुकी हूँ, कहीं इस सांप का संबंध बहू से तो नहीं? ये बात अब मुझे पता लगानी पड़ेगी। ये सोचकर कमला आयशा पर नजर रखने लगती है। एक दिन वो आयशा को एक औरत से नागिन का रूप धारण करते हुए देख लेती है। उसके बाद तो कमला के होश ही उड़ जाते हैं। हाय राम, जिसे मैंने अपने घर की बहू बनाया वो तो एक इच्छाधारी नागिन है। इतना कहते हुए कमला बाहर की तरफ दौड़ती है। नागिन बनी उसकी बहू उसे जंगल की तरफ जाते हुए दिखाई देती है। कमला उसका पीछा करने लगती है। जंगल में जाकर आयशा अपना नागिन रूप लेकर नदी में नहाने लगती है। एक पेड़ के पीछे छुपकर कमला ये सब देख रही थी। वो खुद से ही कहती है, ये तो कोई पहुंची हुई बला लग रही है। देखो तो जरा कैसे जंगल में आकर नदी में नहा रही है। मुझे तो लग रहा है मेरा बेटा किसी गंभीर मुसीबत में फंस गया है। इतना कहकर कमला जंगल से वापस घर लौट आती है।
जब थोड़ी देर बाद आयशा घर लौटती है तो वो उसको अजीब सी नजरों से देखने लगती है। क्या हुआ मम्मी जी, आप मुझे ऐसी क्यों देख रही हो? सच सच बताना, तुम कौन हो? तुम एक नागिन हो ना? मम्मी जी, जब आपने मुझे नागिन बनते हुए देख ही लिया है तो अब मैं झूठ क्यों बोलूं? हाँ मम्मी जी, मैं एक इच्छाधारी नागिन हूँ। ये बात मैं अपने बेटे विवेक को बता दूंगी। भगवान के लिए ऐसा मत कीजिएगा मम्मी जी, आप उन्हें ये सब मत बताइए। आयशा को अपने आगे इस तरह गिड़गिड़ाते हुए देखकर कमला कहती है, ठीक है, अगर तू कहती है तो मैं मान जाती हूँ, लेकिन तू मुझे ये बता कि तू यहाँ मेरे घर में क्यों आई है? कमला की ये बात सुनकर आयशा कमला को 20 साल पुरानी घटी एक घटना के बारे में बताने लगती है। मम्मी जी, आपको 20 साल पुरानी वो रात तो याद होगी ना, जिस दिन होलिका दहन का दिन था। आपके बेटे ने होलिका में आग लगाई, उसमें मेरा पति यानी कि नाग था। उसको देखे बिना आपके बेटे ने होलिका दहन कर दी। होलिका दहन के साथ मेरे पति का भी दहन हो गया। जब मैंने अपने पति के आँखों में उसके कातिल की परछाई देखी तो उसमें मुझे आपका बेटा नजर आया मम्मी जी। उसके बाद मैंने आपके बेटे को बहुत ढूंढा पर वो मुझे नहीं मिले, क्योंकि वो पढ़ाई करने के लिए विदेश चले गए थे। तो फिर 20 साल बाद तुम यहाँ क्या करने आई हो? मैं आपके बेटे को डसकर अपने पति की मौत का बदला लेना चाहती थी, लेकिन ये कहते कहते आयशा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी कमला कहती है, लेकिन क्या? लेकिन जब मेरी विवेक जी से शादी हुई तो उनकी आंखों में मुझे मेरे पति नजर आए। ये देखकर मेरा मन बदल गया। मेरे पति की आत्मा आपके बेटे में समा गई है मम्मी जी, इसलिए अब मैं किसी भी हालत में विवेक जी को नहीं छोड़ सकती। अगर आपने उन्हें मेरी नागिन होने की सच्चाई बताई तो हो सकता है वो मुझे छोड़ दें, इसलिए आप ऐसा मत करना मम्मी जी। कमला आयशा की सारी बातें सुनने के बाद अपने मन में सोचने लगती है, घर में नागिन रहेगी तो कभी न कभी किसी न किसी को जरूर डस लेगी। भला इसकी बात का क्या भरोसा, क्या पता मेरे बेटे को ही डस ले। इस नागिन का बंदोबस्त करना ही पड़ेगा। तभी कमला को पहाड़ी वाली डायन की याद आती है। पहाड़ी वाली डायन नाग नागिन को पकड़ती थी। कमला बिना देरी किए उसके पास चली जाती है। वहाँ पर कमला देखती है कि पहाड़ी वाली डायन के सामने एक बच्चा लेटा हुआ है और बगल में उसकी माँ खड़ी है। बच्चे को सांप ने डस लिया था। डायन अपना मंत्र पढ़कर सांप को बुलाने लगती है, आजा, जल्दी आजा, बच्चे की जान का सवाल है। तभी वहाँ पर एक सांप आता है और उस बच्चे के पैरों से जहर वापस ले लेता है और चला जाता है। फिर उस बच्चे की माँ कहती है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया पहाड़ी वाली डायन, आपकी वजह से आज मेरे बच्चे की जान बच गई। ये सब देखकर कमला मन ही मन सोचती है, अब तो यही उस नागिन से हमारा पीछा छुड़ा सकती है। ये सोचकर कमला पहाड़ी वाली डायन को अपने घर बुलाती है। अगले दिन वो डायन कमला के घर आती है। वो आयशा को देखकर कहती है, तू तो मणि वाली नागिन है ना? तुझे तो मैं बरसों से तलाश रही थी। आखिरकार आज तू मुझे मिल ही गई। नहीं छोड़ूंगी मैं तुझे। मम्मी जी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ रही हूँ, भगवान के लिए इस डायन को यहाँ से भगा दीजिए। तुझे लिए बिना अब मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी नागिन। तभी विवेक ऑफिस से घर लौट आता है। फिर आयशा रोते हुए विवेक को सारी बातें बता देती है। आयशा की बात सुनकर विवेक को डायन पर बहुत गुस्सा आता है। आप तो पहाड़ी वाली डायन है ना? आपके लिए लोगों के मन में कितनी अच्छी छवि है, पर आप अंदर से ऐसी हैं, मुझे नहीं पता था। क्या इस मासूम पर आपको दया नहीं आ रही? बेटा, एक नागिन को हम अपने घर में कैसे रख सकते हैं? चुप कीजिए, कब से एक ही बात सुन रहा हूँ, नागिन नागिन नागिन। अब ये मेरी पत्नी है और मैं इसके बिना एक पल भी नहीं जी सकता। विवेक की ये बात सुनकर डायन के मन में इंसानियत का झरना फूट पड़ता है। कमला को भी आयशा पर तरस आने लगता है। बेटा, हो सके तो मुझे माफ कर देना। मणि के लालच ने मुझे अंधा कर दिया था। अगर तुम दोनों में इतना प्यार है तो मैं आयशा को नाग योनि से मुक्ति दिला देती हूँ। तभी कमला कहती है, आपकी बड़ी कृपा होगी डायन जी। उसके बाद डायन मंत्र पढ़कर आयशा को नाग योनि से मुक्त कर देती है। ये सब देखकर कमला का भी मन गदगद हो जाता है। अब आयशा, कमला और विवेक अपने जीवन को खुशी खुशी व्यतीत करने लगते हैं।